नमस्कार, अभिनंदन, आभार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है on today's episode of Path of Positivity, which is a noble initiative taken by Mrs. Himangi Sinha, founder of Arjun Foundation, and Dr. Gyaneshwar Mure, founder of Moment of Positivity. और मैं हूँ आपकी होस्ट आस्था पांडे. Our guest today is the perfect example for women empowerment and their multifaceted personality. She is a diligent planner and has a vision of offering progressive experience in managing all facets of communication skill training, social and cultural event management, and industrial training. Last but not the least, she is also a passionate social worker. A hearty welcome to Dr. Arundhati Ashutosh Bhalerao, founder and director of Prarambh Kala Academy. Hi, welcome Astha, welcome to you too. Thank you, ma'am. How are you, ma'am? I'm fine, absolutely fine, thank you. I hope you also must be doing very well along with Hemangi. Certainly, ma'am. Certainly. I'm very Ma'am, glad to see you today on this platform and thanks for inviting me on this platform. it's a sheer pleasure, ma'am. Sheer pleasure. Ma'am, my first question to you will be that what made you come to Mumbai? And I have read that you pursued dramatics and then films, but later you dropped the idea. What was the reason behind it? Yeah, uh, very well question you asked me. Astha, as I'm staying in Maharashtra, though I am a good speaker in English, I can talk in English also. I will not say I'm a good speaker, but yes, I'm good in English communication too. But as I told you earlier, I will be more comfortable and happy by talking in Hindi as Surely, well as surely. in I was Marathi just as well as about in to move on. English. Yes, yes. In English. So I will use the language English. Okay. Sure. सो आपका पहला सवाल आपने मुझे बहुत ही बेहतरीन पूछा कि मैं बम्बई क्यों आई और मैंने एक्टिंग की आइडिया क्यों ड्रॉप कर दी अपनी. सो मैं बम्बई क्यों आई इसका पहले जवाब देती हूँ. सभी दर्शकों को पहले मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार. मोमेंट ऑफ पॉजिटिविटी की ओर से हिमांगी जी ने मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने पहले सवाल की ओर चलती हूँ. हर एक व्यक्ति का सपना होता है मुंबई जाना. मेरा पहला सपना था, मुझे एक्टिंग में करियर करना था और वर्धा नाम के छोटे से गांव से, मैं छोटा ही कहूंगी क्योंकि वो शहर है, वो मेरे लिए एक छोटा सा गांव ही था क्योंकि वहां एक्सपोजर ऐसे कुछ नहीं था. लेकिन 25 साल पहले थिएटर के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे औरंगाबाद के नाट्यशास्त्र विभाग में प्रवेश दिलवाया. वहाँ की एंट्रेंस में पास हुई और वहाँ मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन मराठी लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन किया एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू औरंगाबाद फॉर माय बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन ड्रामेटिक्स. I stayed there for 3 years. After that, I wanted to come to Bombay to do my career in acting. एज यूजुअल हर एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि थिएटर सीखने के बाद उसे बम्बई की मायावी नगरी बहुत आकर्षित करती है. उससे हर एक को एक्टिंग में कुछ करियर करने की इच्छा होती है इतना सीखने के बाद. वैसे मेरी भी थी. मेरी उम्र थी होंगी 23-24 साल की. उसके बाद जब मैं बम्बई आई तो शादी करके बम्बई आई. कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मेरी शादी जल्दी हो गई और मैं बम्बई आई. बम्बई आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा इस फील्ड में जो करियर है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी. 2 महीने की बेटी को लेकर मैं आई थी. अपने हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स होते हैं अपने पेरेंट्स, क्योंकि माँ और सासू माँ, ये 2 माँ लोग जो होते हैं ये हमारी हर कठिनाइयों में, संकट में हमारे साथ होते हैं. मेरी बेटी के जन्म के बाद 2 महीने के बाद मेरी माँ चल बसी और 6 महीने के बाद मेरी सासू माँ चल बसी. मेरी उम्र थी लगभग 23-23.5 साल की और एकदम गांव की गोरी थी मैं. मतलब
हॉस्टल में सीख रही थी तब भी गांव का ही एक एटमॉस्फेयर था। औरंगाबाद चूंकि शहर है, फिर भी माहौल वैसे गांव का ही था। और बम्बई जब मैं फिर आई तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ कम हो गया। इसलिए कम हुआ कि आफ्टर डिलीवरी पोस्ट डिप्रेशन थोड़ा सा आ जाता है, वो मुझे आ गया। उसमें मेरी माँ चली गई, मेरी सास मुझे छोड़ के चली गई। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे, तो वो हमेशा बाहर रहते थे, और सारा ही मतलब माहौल एकदम डिस्टर्ब सा हो गया। और एक्टिंग करियर में ऐसा होता है ना कि तुम्हारे जाने का समय फिक्स होता है, तुम्हारे आने का समय कोई फिक्स नहीं होता, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो मुझे समझ में आया कि मैं मेरी इतनी छोटी सी बच्ची को रख कर किसी के पास कितने घंटे बाहर रह सकती हूँ मुझे पता नहीं है। तो अब मुझे एक्टिंग करियर को राम राम ठोकना पड़ेगा। और मैंने मेरे बड़ी नाराजगी के साथ मैंने मेरे एक्टिंग करियर को बाय बाय किया। पर मेरी एक आदत है या फिर मेरा अपब्रिंगिंग है पता नहीं, मैं बहुत इंटरनली स्ट्रांग हूँ वैसे। मतलब मुझे रोने की आदत नहीं है, जो भी सिचुएशन आती है उसको हंस के और बड़ी सहजता के साथ उसके साथ आगे जाने की मुझे आदत है। और फिर मैंने अपना एक्टिंग करियर रुका कर मैंने जो बैचलर्स और मास्टर्स थिएटर में किया था उसका आधार लेकर मैंने अपनी एक्टिंग की एकेडमी प्रारंभ कला एकेडमी की नाम से 2002 में शुरू की। 2000 में मेरी बेटी आनंदिता का जन्म हुआ। उसके बाद 2002 तक 2 साल मैं पूरी हाउसवाइफ थी। काफी कठिन दौर था मेरे लिए वो, क्योंकि काफी अकेलापन मुझे महसूस हो रहा था। उस समय तुम्हें गरज होती है किसी के मॉरल सपोर्ट की, कि भाई मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम करो, तुम कूदो, जहां कूदना है कूदो, और मैं तुम्हारा साथ करूंगी या करूंगा जो भी है। लेकिन उस दौर पर वो सपोर्ट शायद मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत बिजी थे अपने करियर में। तो मेरा करियर वहां से रुक गया और मैंने प्रारंभ कला एकेडमी की शुरुआत 2002 में एकदम जीरो से की, जहां मेरा पीआरओ कुछ नहीं था, मुझे कोई जानता नहीं था। एक कहावत है मराठी में, काळा कुत्रा ओळखत नाही। तर लिटरली थाना में मुझे कोई नहीं पहचानता था, मेरी कोई अपनी पहचान नहीं थी। मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब गांव में हुआ था, लेकिन जीरो से मैंने 2002 में शुरुआत जी, जी मैम। मैम जैसा कि अभी आपने बताया आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है और इसी व्यक्तित्व के आपके कई रूप हैं जो आपस में बहुत अलग है। जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स में भी लोगों को ट्रेन करते हैं, इंडस्ट्रियल स्किल्स में, इवेंट मैनेजमेंट में, राइटिंग एंड टीचिंग में, तो ये आपस में बहुत अलग-अलग है। और साथ ही साथ आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो ऐसी कौन-सी खूबी है जो आपको ये एक मल्टीटास्क करने के लिए प्रेरित करती है? और आपका चाइल्डहुड कैसा था? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि बचपन में जो आप रहते हैं, वही आपका उजागर होके आपके यूथ में आपकी मदद करता है। तो क्या चाइल्डहुड में आपका कुछ ऐसा मल्टीटास्किंग वाला चीज़ रही थी? कुछ इंटरेस्ट रहा था आपका ऐसा? बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा आपने, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अपब्रिंगिंग बहुत मायने रखता है हमारे जिंदगी जी। में। हमारे बेस यदि अच्छा हो, हमारे रूट्स यदि स्ट्रांग हो, तो कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी शूल के रास्ते हमारे बीच में आए, हम उसको आसानी से पार कर सकते हैं। हौसला बुलंद रख सकते हैं। कहते हैं ना कि हौसला बुलंद हो तो आसमां भी झुक जाता है, इरादे पक्के हो तो तूफान भी रुक जाता है ना। जी। तो मेरा बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग था मेरे पेरेंट्स की वजह से। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के से जुड़ी हुई थी। मेरी माँ शिक्षिका थी सीबीएसई स्कूल में, और मेरे पिताजी जूनियर कॉलेज में लेक्चरर थे। मेरी दो बड़ी बहनें थी, वो भी अच्छी एकेडमिकली और कल्चरल इसमें इंटरेस्ट रखने वाली थी। लेकिन मेरे घर का जो माहौल था, चूंकि मिडिल क्लास था, पर बहुत सोशल था। मेरे पिताजी की नाट्य संस्था थी कला सौरभ। तो मैं जब छोटी थी आस्था, तो अपने पिताजी के साइकिल पर बैठकर माँ पिताजी के ड्रामा रिहर्सल्स देखने जाती थी। अच्छा।
मतलब मेरे माँ पिताजी की शादी उस जमाने में लव मैरिज ड्रामा में से हुआ था। दोनों इकट्ठा ओह। ड्रामा में काम करते थे। तो हम जब छोटे थे, मेरा जब जन्म हुआ, तो मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं कुछ 6-7 साल की थी, तो उनके पीछे साइकिल पे बैठ के मैं भी उनके रिहर्सल्स देखने जाती थी। और जो मराठी ड्रामास थे, जो वो बिट से सेट करते थे, मेरे पिताजी डायरेक्टर थे और काफी अच्छा एक्टिंग भी करती थी, माँ भी अच्छी एक्टिंग करती थी। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि वो सारे ड्रामे, मराठी ड्रामे मुझे बाय हार्ट हो जाते थे उनका सुन सुन के। और जब रिहर्सल्स चलती थी तो मैं भी हर डायलॉग को दोहराती थी उनके साथ साथ। और जी। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये मेरे घर में था। सोशली ऐसा इतना अच्छा था कि मेरे जो दादाजी थे वो बहुत अच्छे गवैया थे, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे गाते हैं। और मेरी जो बीच वाली सिस्टर है वो क्लासिकल सिंगर है। अब उसकी कैलिफोर्निया में खुद की एकेडमी है क्लासिकल ओह। सिंगिंग की। तो मेरे घर में हर रोज गाना होता था, रिहर्सल्स होती थी गाने की, रोज सुबह रियाज होता था मेरे बहन का। वो सारा मेरे कानों में पड़ता था। तो बहुत ही कल्चरल, सोशल और बहुत ही बिल्कुल कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर नहीं था घर में। माँ पिताजी हमेशा बहुत प्रोत्साहित करते थे। और मुझे बड़ा बताने में बड़ा गर्व होता है कि चूंकि मैं चौथी तक सीबीएसई स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, लेकिन 5वीं से जब मैं मराठी मीडियम में पढ़ने गांव में आई, तो मेरी माँ हर कंपटीशन में, मेरे पिताजी हर कंपटीशन में जबरदस्ती मुझे स्टेज पर भेजते थे। कहते थे नंबर नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन तुम पार्ट करो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो गीता के जो विनोबा जी ने गीता के जो मराठी अनुवाद किए हैं, गीताई, उसके काफी श्लोक मुझे बाय हार्ट थे। हर इलोकेशन कंपटीशन में, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में, डिबेट कंपटीशन में मेरा एकदम 5वीं से, पहली से कहूंगी मैं तो, मेरा पार्ट रहता था। और मैं हर समय पहले, दूसरा, तीसरा नंबर हासिल करती थी। तो ये जो सारे मतलब ये जो एक्टिविटीज है, इसका बेस मेरे माँ पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रांग बनाया, जिसका मुझे आज फायदा हो रहा है कि आज कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस है, या मोटिवेशनल स्पीकर, ये जो मेरी पहचान है, ये सारे मेरे अलग अलग एक्टिविटीज में, या मैं एक्टिंग ट्रेनर हूँ, ये सारे एक्टिविटीज में मेरे पेरेंट्स का, मेरे घर के मायके के एटमॉस्फेयर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब मैं ससुराल आई तो मेरे सासू माँ भी एक्टिंग से काफी जुड़ी हुई थी। वो भी बहुत अच्छी बेहतरीन एक्ट्रेस थी, मराठवाड़ा की, औरंगाबाद की महिला एक्ट्रेस थी। वो भी अच्छा काम करती थी। मेरे पति आशुतोष भी ड्रामा से रिलेटेड थे। वो भी एक्सपेरिमेंटल प्लेस डायरेक्ट करते थे। तो ये सारा माहौल कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट में हमें हेल्प करते रहता है। बिल्कुल मैम, ये एक्सपोज़र ही आपके काफ़ी काम आया। मैम, हाँ। आपकी एक और खूबी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि सीमित वस्तुओं में आप किस तरह से अच्छे से अच्छा काम करती हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? क्या आपका माइंड फ्रेम रहता है उस काम को करने के दौरान? कृपया उस बारे में बताएँ। मतलब मैं कौन सी चीजें सीमित आप बोल रही हैं, मैं नहीं समझ पाई। जी, मैं मतलब आपको एग्ज़ाम्पल ये देना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको करना आता है, तो उसमें अगर आपके पास फाइनेंशियल एड इतना नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज़ कम हैं, लेकिन उसमें भी आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छा प्रेज़ेंट कर देती हैं। जबकि उसी प्रोजेक्ट के लिए कई लोग कई थोड़ा-सा ज़्यादा एड लेते हैं या कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। इन द लैक ऑफ रिसोर्सेज़ शायद वो इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो वो कैसे करते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल पूछा आस्था आपने। एक्चुअली आस्था, देखो, मैंने एक अक्सर बम्बई में आने के बाद देखा है कि किसी ना किसी के कुछ ना कुछ सोर्सेस होते हैं। किसी को कोई गॉडफादर होता है, किसी का घर का कोई हस्ती बड़ा होता है, किसी की पहचान की कोई व्यक्ति बड़े कंपनी में बड़े पोजीशन में रहती है। अम, किसी का घर का माहौल ही फाइनेंशियली बहुत साउंड रहता है। और वो जब समाज सेवा करना चाहता है तो वो जेब से पैसा निकाल के, डाल डाल के समाज सेवा कर सकता है। मेरे इसमें ये कोई चॉइसेस मुझे नहीं थे। ना मुझे कोई गॉडफादर था, ना मेरे सोशली कोई बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स थे, मैं कह रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई पास्ट।
तो कोई सोशली कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। मेरा ससुराल में भी हम दोनों अपने बलबूते पे ही बम्बई आए थे, तो हम दोनों भी स्ट्रगलर ही थे, दोनों अपनी तरीके से अपने अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे और दोनों फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, मियाँ बीवी। तो ऐसा कोई सपोर्ट मेरे पास फाइनेंशियल नहीं था, लेकिन एक बात जरूर थी आस्था, कि मेरे पास बहुत जिद्दी हूं मैं, मेरे पास जिद थी, मैं बहुत सकारात्मक सोचती हूँ। मतलब मैं कभी ये नहीं होगा ऐसा नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ ये होगा, सिर्फ मुझे कोशिश करने के लिए अलग अलग रास्तों को ढूंढना पड़ेगा, उस रास्ते पर मुझे चलना पड़ेगा, उस रास्ते को मुझे खोजना पड़ेगा। और मुझे हमेशा एक आदत है, पहले पानी में छलांग लगा दो और बाद में खुद को बचाने की कोशिश करने के लिए जैसे कि इसका मतलब इसको कोरिलेट करूंगी कि कोई प्रोजेक्ट ले लो, पहले शुरुआत कर दो और फिर उसमें जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं उसके लिए रेमेडियल क्या मैं कर रेमेडी कर पाऊंगी या क्या उपाय मैं उस पर कर पाऊंगी। तो मैं कभी निगेटिव नहीं सोचती, मतलब मराठी में कहावत है, पेला अर्धा भरलाय म्हणायचं की सरलाय म्हणायचं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पेला भरला ही है, उसको सरला है कि नहीं मैं देखती नहीं हूँ। तो सच बोलती हूँ, भगवान की मेरे पर इतनी कृपा है, आई एम अ ब्लेस्ड ऑलवेज, आई से, कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेती हूँ, अपने आप सिचुएशंस मेरे लिए पॉजिटिव होना अपने आप शुरू हो जाता है। मैं मेरे ग्रुप को, मेरी टीम को हमेशा बताती हूँ कि प्लीज निगेटिव मत सोचो, ये नहीं होगा मत बोलो, ये होगा बोलो। तो जब सब लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग इकट्ठा आएगी तो वो काम जरूर पॉजिटिवली होगा, रास्ता निकलेगा। और नहीं निकला तो जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम जितना कुछ समाज के लिए कल्चरल वे में, सोशल वे में, एजुकेशनल वे में हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन कोई भी, हर एक बंदा मेरे ग्रुप में निगेटिव थिंकिंग नहीं करेगा, मतलब हमारे वेव जो है वो एक दूसरे की तरफ पॉजिटिवली ही जाने चाहिए, ये मेरी सोच है। और जब 2002 में मैंने शुरुआत की, जब मुझे काला कुत्ता नहीं पहचानता था सचमुच इस बंबई में, मुझे बड़ा गर्व है कि मेरा पीआरओ, मेरे रिलेशंस, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरा जो भी कुछ है आज, वो मैंने स्ट्रांगली अपने बलबूते पे किया है और कर रही हूँ। मैं आज भी अपने आप को ऐसा नहीं समझती कि मैं प्रस्थापित हूँ या मैं सेलिब्रिटी हूँ या मैंने बहुत कुछ पा लिया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। आज भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ, मैं अध्यक्ष भी, मैं मतलब मैं चेयरपर्सन होके भी बैठती हूँ, मैं झाड़ू भी लगाती हूँ, मैं सब कुछ काम करती हूँ। मतलब हर दिन मेरा स्ट्रगल शुरू है, हर दिन खुद को पहचान देने की कोशिश जारी है और मैं हर दिन दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही हूँ, उसको ग्रैब कर रही हूँ, उसके पीछे लगी हुई हूँ। और मुझे आज भी नहीं लगता कि मैं मुलाकात एक्चुअली दे रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, ये तो मैं अपना भाग्य समझती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, लेकिन मुलाकात देने इतनी सेलिब्रिटी मैं अभी नहीं बनी हूँ। मैं अपने आप को स्ट्रगलर समझती हूँ, समझती रहूंगी, क्योंकि तभी मेरे में जो कार्य करता है वो हमेशा जगा रहेगा और मेरी जो पॉजिटिविटी थिंकिंग है वो हमेशा मतलब मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल मैम, ये आपकी विनम्रता ही है जो हमें काफ़ी इंस्पायर करती है। मैम, अभी आपने जो बताया कि आप एक चेयरपर्सन भी हैं, आप एक इवेंट मैनेजमेंट भी करती हैं, तो मैम ये कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपके अंडर पूरी एक टीम काम करती है, काफ़ी लोग काम करते हैं और हर इंसान की सोच अलग-अलग होती है। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि और आपने एक चीज़ ये भी मेंशन की कि शुरुआत में जब आपने स्टार्ट किया तब आपके कनेक्शंस इतने नहीं थे। बाद में जैसे-जैसे आपने अपने काम किया तो आपके कनेक्शंस बनते गए। तो मैम लोगों को आपने अपने आप से कैसे जोड़ा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अच्छा काम करने जाते हैं तो हमें पॉज़िटिविटी भी मिलती है, हमें इक्वल शेयर में नेगेटिविटी भी मिलती है। फिर चाहे वो रिलक्टेंस हो इन द इग्नोरेंस पार्ट कि वो काम नहीं करना या ओपिनियन में अंतर आता है। उस सब चीज़ों को मिला के आप लोगों को आगे लेके चलती हैं। तो वो एकता जो लोगों के बीच है, वो आप कैसे स्थापित करती हैं और अपने आप को कनेक्ट कैसे करती हैं अपने टीम में? बिकॉज़ एज़ अ लीडर इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू कनेक्ट विथ योर पीपल। हाँ,
बताती हूँ। पहले मेरी शुरुआत अकेले से हुई कि जैसे मैंने क्लासेस लेना शुरू किया, एक्टिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, देन एक्टिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर वुमेन, देन फॉर टीनेजर्स, देन फॉर ओल्ड पीपल। सो ये जी मेरा अकेले का ही सब था, ठीक है। तो मेरे सामने जितने भी लोग आते थे, चाहे वो पेरेंट्स हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, उनके माँ बाप हो, जो भी लोग आते थे, उनसे मैं रिश्ता जोड़ते समय तीन बातों का अक्सर मेरे दिमाग में मैं याद रखती थी हमेशा। अम, एक तो था कि मैं किसी पर उपकार नहीं कर रही हूँ, ठीक है। या यही लोग मुझ पर उपकार कर रहे हैं कि अपने बच्चे मेरे पास भेज रहे हैं, या जो जी बड़े लोग हैं जो मेरे पास सीखने आ रहे हैं, तो यही मुझे एक मौका दे रहे हैं खुद को ग्रो करने के लिए। तो मैं ऐसा हमेशा सोचती थी कि इट्स माय ड्यूटी टू गिव देम 100%, टू गिव देम द बेस्ट वॉट एवर आई कैन। दूसरी बात, मेरे मुंह में हमेशा शक्कर है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं माय गॉड कितनी मीठी बात करती है ना ये। तो लोगों को ऐसा भी कई बार होता है कि जो ज्यादा मीठे बोलते हैं वो लोग बड़े डेंजरस होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन मैंने हमेशा सोचा है कि बुरा बोलने से मीठा बोलना अच्छा है। कभी भी बुरा क्यों बोलना है, किसी को क्यों दुखाना है। तो मुझे किसी की कोई चीज अच्छी नहीं भी लगी तो मैं बड़ी सरलता के साथ, स्ट्रेट वे में, बड़े प्यार के साथ अपना अपनी विजन जो है या अपने मत प्रदर्शित मैं करती हूँ कि भाई मुझे ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी। मेरे हमेशा सर पर गर्व की लादी रखने की मैं कोशिश करती हूँ, जिनके साथ मैं नहीं जुड़ती हूँ। जो मेरे साथ काफी सालों से जुड़े हैं वो मुझे कब गुस्सा आ रहा है, कब मैं खुश हूँ, कब मैं नाखुश हूँ, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये अपने आप ही समझ जाते हैं। वो मुझे अपने आप, वो मेरे में इतने जेलवेल हो गए हैं कि उन्होंने मेरे गुड और बैड के साथ मुझे एक्सेप्ट किया है। पर जब नए लोगों के साथ मैं जुड़ती हूँ तो मैं दो तीन बातें हमेशा याद रखती हूँ कि मुझे उनको समझाना है, मेरे तरफ से किसी को हर्ट नहीं करना है। मुझे मुझे हर एक को उसके गुड और बैड के साथ, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बात को लेकर अपने साथ मैंने चलना है। नो वन इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। सो उनकी उनमें भी कई सारी बातें अच्छी हों जिसका मुझे स्वीकार करना है। और दूसरी बात, मैं हमेशा क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती हूँ। यदि मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैं मतलब कभी उसको दुख नहीं देती या गुस्सा नहीं करती या कभी चिढ़ती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, मतलब जरूर मुझे अपने आप को फिर से एक बार इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि मेरे में क्या कमी है। तीसरी जी बात और एक है आस्था। ये सब करते समय मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि जो भी ऐसी शुरुआत कर रहा हो जिंदगी के मोड़ पर, चाहे एज एज इज जस्ट अ नंबर, चाहे किसी कोई 50 साल में भी शुरुआत करता है नई जिंदगी की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि एंजाइटी बढ़ती है ऐसे समय, क्योंकि आप अलग अलग एरियाज में काम करते हो। एज ए मदर आप होते हो, एज ए वाइफ आप रोल निभा रहे हो, घर को संभाल रहे हो, आप बाहर भी लोगों के साथ फेस कर रहे हो। अलग अलग तरीके के लोग तुम्हारे सामने आते हैं, हर एक की मेंटालिटी अलग होती है, हर एक का मेंटल सेटअप अलग होता है, हर एक का नजरिया अलग होता है। इन सब लोगों को संभालते समय हमें अलग अलग रोल्स निभाने होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई शेक्सपियर ऑलवेज से वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स। और वो सही बात है, हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते रहते हैं हमेशा। ये करते समय हमारी एंजाइटी लेवल जब बहुत बढ़ती है, और वो 100% बढ़ती है, सबकी बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रेस आता है ये सब करते समय, चूंकि हम दिखाते नहीं है अपने चेहरे पर वो स्ट्रेस जरूर हमें आता है उस समय। मुझे हमारी साइकोलॉजी में मैंने एक बात बहुत अच्छी पढ़ी है, अवेयर, AWARE। अब इसको मैं एंजाइटी के साथ जोड़ती हूँ। कैसे? अवेयर मीन्स ए, आई एक्सेप्ट माई एंजाइटी, ओके। देन W, आई वॉच माई एंजाइटी। फर्स्ट आई एक्सेप्ट माई एंजाइटी, then I watch my anxiety, then again A, then I say I appreciate my anxiety. Okay, because if I keep my anxiety away, or if I try to keep my anxiety away, I will start
feeling different. I will get more disturbed and destructive. So I, what I can say, I can't avoid my anxiety. I accept my anxiety with very grace. Huh? I observe my anxiety. Then R. R means I can say I read my anxiety. I try to search my anxiety. I read my anxiety. And yes, the last E, I expect from my anxiety. So when I expect from my anxiety, I always try to pull down my anxiety down. I love my anxiety with grace, and with the help of anxiety, I work and I try to give my 100%. सकते हो आप मुझे सुन सकते हैं? Yes. जी, Yes, जी, yes. जी। तो मैम मैं अपना अगला सवाल पूछती हूँ आपसे। आपने स्टार्टिंग में प्रारंभ कला अकेडमी के बारे में बताया कि कैसे आपने 2002 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया Yeah. एक्टिंग की ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैम इसके बारे में आप थोड़ा-सा डिटेल में बता सकती हैं क्योंकि मैंने सुना है ये एक एनजीओ भी है अब। हाँ। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मेरे इंडिविजुअल क्लासेस थे। मुझे समझ में आया था कि मैं अभी एक्टिंग का करियर नहीं कर पा सकूंगी और वो बहुत कठिन है मेरे लिए। तो मैं रोते नहीं बैठी, मैंने अपने क्लासेस शुरू किए। मेरा बैचलर्स और मास्टर्स हो ही गया था। मैंने और तब मैं जॉब कर रही थी एक स्कूल में। मैं कोऑर्डिनेटर थी सीबीएसई स्कूल में। मैंने करीबन 9 साल जॉब किया। साथ में मैं ड्रामा टीचर भी थी। वहाँ ड्रामा जी। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर थी। जैसे म्यूजिक होता है या डांस होता है, वैसे ड्रामा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में था। तो मैंने बहुत अच्छा करिकुलम उसके लिए बनाया था और फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ ड्रामा सिखाती भी थी। तो मेरी जो ड्रामा करने की इच्छा थी वो अभी मैं अपने बच्चों में देख रही थी। कई बैक बेंचर्स ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो उन्हें कभी मतलब हमेशा ऐसे होता है ना स्कूल में कि जो बच्चे बहुत अच्छा जवाब देते हैं या जो बच्चे उठ के खड़े होते हैं या जो बच्चे बहुत स्मार्ट दिखते हैं उन्हीं को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लिया जाता है। जो बैक बेंचर्स होते हैं बेचारे जो कभी बोलते नहीं है, ऐसे बच्चों को मैंने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली सपोर्ट करके उन बच्चों को मैंने स्पेसिफिकली ड्रामा में लेना शुरू किया। मतलब मेरा ड्रामा मैं ऐसे बच्चों के लिए बिठाती थी जो कभी स्टेज पर नहीं गए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज उनमें से कई बच्चे सीरियल्स कर रहे हैं, कई बच्चे पिक्चर्स में काम कर रहे हैं, कई बच्चे एड्स में काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने वो एक पहचान नहीं दी, मैंने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया कि यू आर ऑल्सो समवन स्पेशल हु कैन डू समथिंग स्पेशल। तो ये मैं एक्टिंग कर नहीं पा रही थी तो बड़ी मजाक के साथ, बड़ी मजे के साथ, खुशी के साथ मैं बच्चों को एक्टिंग सिखाती थी। स्कूल में भी सिखाती थी और बाहर मैंने प्रारंभ के क्लासेस भी शुरू कर दिए थे। वो करते करते मैंने उनके ड्रामा सेट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरे क्लासेस काफी चर्चे में आ गए। मतलब मेरे क्लासेस में मास नहीं होता था, क्लास होता था। क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि भाई देखो, मैं किसी को शाहरुख खान या जितेंद्र नहीं बना सकती, पर जीने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए ड्रामा इज अ वेरी गुड टूल to bring someone means upbringing बहुत अच्छा हो as a human being. Drama is a very good tool for the personality development of the child or any person. क्योंकि ड्रामा में हम बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, ड्रामा में हम एक्सप्रेशन सीखते हैं, ड्रामा में हम वोकेबलरी सीखते हैं क्योंकि हम डायलॉग्स बाय हार्ट करते हैं, ड्रामा में हम जेस्चर, पोस्चर, इन सारी बातों को सीखते हैं। वो बातें एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो मैं हमेशा बताती कि भाई देखो, मैं स्टार्स बनाने के लिए मेरी एकेडमी नहीं है। थ्रू ड्रामा आई विल टीच यू हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। और उसके लिए मैंने बहुत अच्छा मॉड्यूल तैयार किया और मैं 30 ही बच्चों को लेती थी, एक ही बैच रहती। आज इधर, कल इधर, परसों उधर, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। एक ही बैच ली 30 बच्चों के लिए और उसी को मैंने फोकस किया। और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे कुछ बच्चे एक्टर बने, लेकिन कुछ बच्चे अलग अलग फील्ड में, चाहे वो साइंटिस्ट बने हो, चाहे वो इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो, एमबीए के स्टूडेंट्स हो, वो मुझे आज भी फोन करके कहते हैं कि मैडम हमने तब जो सीखा था वो आज हमें हमारे क्षेत्र में इंटरव्यू के देते समय काम में आ रहा है।
तो मैंने ड्रामा को एक अलग ढंग से देखा, उसको एक अलग रूप दिया। तो धीरे धीरे फिर ये क्लासेस बढ़ते गए, फिर ऐसा लगा कि इसको थोड़ा और डेवलप करना चाहिए। तो मेरे पास जो पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आते थे वो कहते थे हमारे लिए भी कुछ करो ना। तो लेडीज एक्टिंग बैच शुरू हो गई। लेडीज एक्टिंग बैच से एक्टिंग कम्युनिकेशन औरतों के लिए भी बैचेस शुरू हो गई। तो जब हम समविचार के, एक समान विचार के कई महिलाएं इकट्ठा हुई, तो हमें लगा कि हमने इसका एनजीओ करना चाहिए और इकट्ठा काम करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ यदि खुशी से एंजॉय कर पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने के लिए हम इसे एनजीओ करते हैं। और फिर 2005 से हमने इसका एनजीओ बनाया, जिसके थ्रू आज हम काफी सोशल वर्क कर रहे हैं, एजुकेशनल काम भी कर रहे हैं, और कल्चरल तो हमारा है ही है। कल्चरल प्रोग्राम्स में हमारा चिल्ड्रन फेस्टिवल है, चिल्ड्रन ड्रामा फेस्टिवल है, फिर कमल भालेराव कंसेप्ट शो है। मेरी सास के नाम से मैं एक बहुत बड़ा पिछले 10 साल से प्रोग्राम करती हूँ, कंसेप्ट प्रोग्राम। अभी भी वो इस महीने में 23 और 24 को हो रहा है। तो कंसेप्ट शो है, उसके बाद वुमेन फेस्टिवल है, वुमेन ड्रामा फेस्टिवल है, ऑनलाइन कई सारे प्रोग्राम्स है। ये हमारे कल्चरल प्रोग्राम शुरू ही है। और साथ में साथ ट्राइबल बच्चों के लिए हम एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसका नाम है अक्षरयान प्रोजेक्ट। और दूसरा हमारा सोशल वर्क तो हमारा बहुत ही सारा अलग अलग लेवल पे चल रहा है। जी, जी मैम। मैम, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं एंड जनरली आजकल मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम ये देख पा रहे हैं। तो ऐसी कौन-सी कॉमन प्रॉब्लम है मैम जो आपको लगता है यूथ के बीच बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा है, जिसको आपको लगता है कि आपको एड्रेस करना चाहिए ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे? बिकॉज़ आई एम श्योर हमें काफ़ी ऑडियंस अभी देख रही होंगी एंड उन्हें ज़रूरत होगी उस मोटिवेशन की। तो मैम ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है जो आप एड्रेस करना चाहेंगे एंड व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन जो आप देना चाहें इस प्रॉब्लम के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल। आज ना मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब 40 और 50 या अबाउ 50 के एज की औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं, जी, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, हस्बैंड अपने अपने काम में बिजी होता है। ये औरत ने सारी जिंदगी फैमिली के लिए दी होती है, उसने कभी खुद का नहीं सोचा होता है। मेरे बच्चे, उनका करियर, मेरा हस्बैंड, उसका टिफिन। मेरा कहना है ये सब करो, ये जी, बिल्कुल करो। आप फीमेल हो तो निसर्ग ने, मतलब नेचर ने हमें जो काम दिया है, हम हमेशा आदमी से बराबरी हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरली ही उसको मैन, इतना मेल डोमिनेटिंग हमारी संस्कृति है। तो जी, फीमेल घर के घर में अपने आप को पूरा इंगेज रखती है, बिल्कुल करो। लेकिन मैं मराठी में कहावत है, स्वहित जपावे परहित जाणावे। खुद का हित भी देखो, दूसरे का हित देखते समय खुद का हित भी देखो। थोड़े से जी, सेल्फिश बन जाओ। उनका करते करते दिन के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अपने आप के लिए भी निकालो। आपको जो हॉबीज है, शायद यंग एज में नहीं किया हो तो अभी करो। समय कभी जाता नहीं है, पहली बात। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना था और वो रह जी, गया, तो मैं चाहूंगी कि आप वो आज भी करने की शुरुआत करो, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। जरा हमारे एक वो मूड माई चीज नाम का एक बुक मैंने पढ़ा था, कि जो हमारा रेगुलर सेटअप है उसको थोड़ा भी धक्का बैठ गया तो हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, एम तक हमने कोशिश करना चाहिए, हमें जो पाना है। ठीक है, तो शायद उसमें यश आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पर नहीं आएगा ये सोचकर पहले ही हम गिव अप कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमने लगातार कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी बात मैं चाहूंगी कि जैसे गाने का रियाज है, नृत्य का रियाज है, नाटक का रियाज है, वैसे अपने आप को मोटिवेट करने का भी एक रियाज है, एक प्रैक्टिस है। लोग मुझे पूछते हैं कि तुम इतना अलग अलग क्षेत्र में काम करती हो, पढ़ाई भी करती हो, अभी एग्जाम भी दे रही हो, तो अपने आप को इतना पॉजिटिव कैसे रख पाती हो? तो नहीं रख पाती हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग ही हूँ। मेरे भी हर जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बातें ऐसी होती है जो मुझे मायूस बना देती है, लेकिन जैसे हम गाने का रियाज करते हैं, वैसे मैं खुद को मोटिवेट करने के अलग अलग टूल्स का रियाज करती हूँ रोज।
और मेरी दिन की शुरुआत ही ऐसे बातों से होती है कि जो मुझे हमेशा मोटिवेट करे। जब मुझे लो फील होता है तो मैं कुछ स्पिरिचुअल बातें सुनती हूँ, मैं गाना सुनती हूँ अच्छा, मैं खुद के पुराने फोटोज देखती हूँ, खुद के पुराने वीडियोस देखती हूँ, मैं अच्छे अच्छे मूवीज देखती हूँ, मैं चैंटिंग सुनती हूँ, मैं कोई अच्छी सहेली के साथ फोन पे बात कर लेती हूँ। जिस जो जो बातों से मुझे खुशी होगी वो सारी बातें मैं करती हूँ, और मैं अपने आप को दिन में 1 घंटा रोज मोटिवेट करती हूँ, जैसे रियाज है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, ये एक बहुत ही वैलिड और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ना सिर्फ यंगस्टर्स के लिए बल्कि हर जनरेशन के लिए, क्योंकि ये जो आपने पॉइंट बोला कि हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रियाज़ प्रैक्टिस की अच्छा, तरह मैं है। थोड़ा इंटरप्ट करती हूँ, थोड़ा सा। जी, क्या जी, होता है ना, रोज इतनी बातें जिंदगी में रोज होते रहती है, हम उसको लेट गो करके आगे चलते रहते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर माइंड में, हमारे इंटरनल माइंड में, सबकॉन्शियस मन माइंड। में, कॉन्शियस में कहीं ना कहीं छुप के बैठते हैं, रुके रहते हैं। और वो ना धीरे धीरे कभी कभी बाहर आते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। और माइंड और हुँ, बॉडी का बहुत ही गहरा संबंध है। मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है। हाँ, तो मुझे बिल्कुल। इसीलिए ऐसा लगता है कि हमने लेट गो करते समय दिन में 1 घंटा, शायद चाहे रात को या सुबह, ये मेडिटेशन, रोज पॉजिटिविटी का मेडिटेशन करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मैम, मैं अब अपना आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपने महिलाओं के बारे में ज़िक्र किया। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट जो आजकल एक हॉट टॉपिक है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि वाक़ई में हमारी सोसाइटी में वुमेन एम्पावर्ड है, या फिर कुछ तरीका गलत है या सही है? आपका पर्सपेक्टिव क्या है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? देखो, पहले की महिला और आज की महिला, इसमें 100% बहुत फर्क है। काल जी, काल के अनुसार महिलाओं के रूप बदलते गए, उसका एक्सपोजर बदलता गया, जी, सिचुएशंस बदलते गए। मतलब मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये बातें, लेकिन आज भी वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, मुझे डाउट है। मैं इसलिए इस सवाल को डाउट कह रही हूँ, मेरे आजू बाजू इतनी औरतें मैं देखती हूँ, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है सब कुछ, जी, जी, एक परिवार दिखता है, बहुत स्ट्रांग लगती है वो वुमन, बहुत खुश दिखती है। लेकिन जब मैं उनके पास जाती हूँ या उनके करीब जाती हूँ या वो मेरे करीब आते हैं मुझसे बात करने, तो मुझे समझ में आता है कि अंदर का चित्र बहुत ही अलग है। वो मराठी में कहावत है, झाकली मुख सव्वा लाखाची। अपने घर को समाज के सामने अच्छा दिखाने के लिए वो खुद को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करते रहती है, क्योंकि जी, इसी समाज में हमें रहना है, ये वो जानती है। आज भी हमारा समाज एक औरत जब अकेली रहती है तो उसको बहुत अलग ढंग से आज भी देखता है। आज भी उसके सामने कई चैलेंजेस होते हैं वो औरत के सामने, जिसे उसे फेस करना पड़ता है। कहाँ है तुम्हारा आदमी, क्यों नहीं दिखता, तुम अकेले क्यों रहते हो। उसके परिवार से उससे ज्यादा जो चिंता होती है वो समाज के लोगों को होती है। उसको सपोर्ट करने के बजाय उसको डिमोरलाइज आज भी किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। आज भी विडो औरत होगी या परित्यक्ता स्त्री होगी जिसको हस्बैंड छोड़ के चला गया है, उसको आज भी हमारी जिंदगी में, हमारे इस समाज में, चाहे वो अपने बलबूते पे खड़ी हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, स्ट्रांगली फाइनेंशियली खड़ी हो, समाज उसको सुख से रहने देता कि नहीं देता, ये आज भी मेरे लिए डाउट का विषय है। हम कितने भी पढ़े, कितने भी आगे गए, फिर भी सचमुच आज भी हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या बोले, मुझे सचमुच, मैं नहीं इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना चाहूंगी। क्योंकि वुमन यदि स्ट्रांग होती ना आस्था, वुमन जी, यदि पूरी एम्पावर्ड होती, तो आज भी हमारे देश में रात को 11 बजे 10 बजे जब वो अकेली आती है तो उस पर रेप नहीं होता। आज भी कई चीजों को उसका मतलब उसे कई चीजों का सामना करना पड़ रहा है, और आजू बाजू के लोग ही उसे सुख से नहीं रहने देते, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। पर एक औरत का हाल क्या है समाज में, ये वही बता सकती है। जब तक बिल्कुल, आप उनके अंदर झुक के उनको देखने की कोशिश नहीं करोगे,
आप इसके ऊपर नहीं बोल सकते, ऐसा मुझे लगता है। जी, जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस टुडे। मतलब आपने जितनी भी बातें कही वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी। मेरी पर्सनल फेवरेट आपकी अवेयर की डेफिनेशन थी, जिस तरीके से आपने उसे डिफ़ाइन किया, और हमारी जो भी सोसाइटी है वो किस तरीके से मोटिवेट हो सकती है, किस तरह से उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, उसका भी आपने एक बहुत ही आसान तरीका बताया, जो आई होप हमारे दर्शकों ने सुना होगा और पसंद किया होगा। आस्था, आस्था, मैंने काफी जी, लंबे जी। चौड़े जवाब दिए। मुझे बुरा हाँ लगता है जी। कि मैं बहुत बोल रही थी, बहुत बोल रही थी, पर ये मेरा नहीं, इतना नहीं। इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। मेरे जो सवाल आप पूछ रही थी, वो मेरे बहुत दिल के करीब के सवाल थे सारे। जी, और जी। मैं एक टीचर भी हूँ, मतलब कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ। तो ट्रेनिंग करते समय हमें बोलने की बहुत आदत होती है। और मैं बिल्कुल। बोलती रही, और आपका मैंने काफी समय लिया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे बुलाया, इसीलिए मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, अर्जुन फाउंडेशन, हिमांगी सिन्हा और आस्था, आपके मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यदि मुझसे कोई शब्द कम ज्यादा हुए हो नहीं, तो नहीं। मैं माफी चाहती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं मैम, आपने एक-एक शब्द जो बोला है वो अपने आप में ही अपनी एक वैल्यू रखता है। कोई भी शब्द आपने इधर-उधर या बिना काम का नहीं बोला। मतलब उस हर थैंक यू। एक शब्द मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है, एंड इट वाज़ एन ऑनर टू हैव यू हियर, एंड मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है आज मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम अपना वैल्यूएबल समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के थैंक यू। साथ हम आप सबसे भी विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बाँटिए। धन्यवाद। गुड नाइट।